द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में और हमने आपको बताया था कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो डेवलपमेंट हुए फ्रांस में और उसका जो सराउंडिंग एरियाज वाले कंट्रीज थे, जिसके आसपास के जो पड़ोसी देश थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। चाहे हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, स्विट्जरलैंड हो, इन सभी देशों में इसका जो कहते हैं कि जब हवा आंधी चलती है तो वह आसपास के देशों में आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तो राष्ट्रवाद की ये जो आंधी चली थी वह फ्रांस से चली जरूर, लेकिन आसपास के देशों को भी प्रभावित किया था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस में 1789 के बाद 1791 में फ्रेंच संविधान लागू होता है, राजा को संवैधानिक राजतंत्र को मानना पड़ता है। उसके बाद किस तरह से जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के समय में फ्रांस में आतंक का राज्य चलता है और फिर किस तरह से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी शासन आता है और फिर डायरेक्टरी शासन के विफल होने के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका अभ्युदय होता है। 1799 से लेकर के 1815 के बीच का जो कालखंड था। आज के वीडियो में हम आपसे उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं हूँ सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी शासन को समाप्त करने के बाद जब शासन में आता है तो वो क्या क्या करता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नेपोलियन बोनापार्ट जब शासन में आता है तो सबसे पहले वह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करता है और वह खुद को सम्राट घोषित करता है। आपको ये सुनकर ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र को समाप्त करने के कारण जो नेपोलियन बोनापार्ट था उससे लोग नफरत करते होंगे। वह एक सैनिक तानाशाह के रूप में सभी जनता के अधिकारों को कुचल दिया होगा। तो जी ऐसा नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि वहाँ की जनता जो पहले से लोकतंत्र के कई प्रयोग को देख चुकी थी जो सफल नहीं हो पा रहे थे, और उससे दुखी होकर के नेपोलियन बोनापार्ट जब शासन में आता है और तब वह एक नए राज्य की परिकल्पना करता है। वह 1804 ईस्वी में सिविल कोड ऑफ 1804 जी, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। यूजुअली नन एज द नेपोलियन कोड। इसके द्वारा वो कुछ ऐसे कदम उठाता है, ऐसा काम करता है जिससे वो हर्विंगर्स ऑफ सोसाइटी बन जाता है, मतलब मुक्तिदाता के रूप में सामने आता है। लोग उसको पसंद करने लगते हैं। नेपोलियनिक कोड में क्या था हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि जो जन्म के आधार पर लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त किया जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मिला हुआ था, जो फ्यूडल्स थे, जो सामंत थे, उनको उसको खत्म करता है। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। कानून के समय में लोगों को एक समान घोषित करता है, इक्वलिटी की बात लाता है, कानून के शासन को स्थापित करता है और लोगों को संपत्ति का अधिकार देता है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द नेशन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। यह जो 1804 का सिविल कोड था उसको न सिर्फ अपने फ्रांस के अंदर में लागू करता है बल्कि ये जिस क्षेत्र को जीतते जाता है वहाँ पर भी नेपोलियन कोड को लागू करता है। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished feudal systems and freed peasants from serfdom and manorial dues।
तो जो डच रिपब्लिक था वहाँ पर स्विट्जरलैंड में, इसके अलावा इटली और जर्मनी में नेपोलियन जो प्रशासनिक तंत्र था, प्रशासनिक विभाजन था, उसको सरलीकरण करता है, उसको आसान बनाता है। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको समाप्त करता है। यानी उन क्षेत्रों में भी जो फ्रांस से अलग, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड या डच रिपब्लिक के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी ये फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर देता है। जो किसान थे उनको जैसे जमीन किसी सामंत का है, उस पर लोग जो खेती करते थे उस पर जो उधार लेते थे, जो उनके पास मेमोरियल ड्यूज होता था, उसको समाप्त कर देता है और उनको मुक्ति दे देता है। सर्फडोम यानी दासता से मुक्ति दे देता है। इन द टाउन्स टू ग्वाइल रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। शहर में भी वो क्या करता है, जो व्यापारियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था। देखिए ग्वाइल्स क्या होता है, ग्वाइल्स जो होता है वो व्यापारियों का एक संगठन होता है। तो उस संगठन पर से भी जो प्रतिबंध होते हैं उसको हटा देता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ावा देता है। परिवहन और संचार शासन को सुधार करता है। जो पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स या न्यू बिजनेसमैन लोग थे वह एक नए तरह के आज़ादी को महसूस करते हैं। ऐसा उनको महसूस होता है कि उनको आर्थिक आज़ादी मिल रही है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का अधिकार मिल रहा था, उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ मिल रहा था। इस तरह से वो जो फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया गया उससे वे लोग खुश थे। जो बिजनेसमैन या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको यूनिफॉर्म लॉज के तहत आने के से फायदा हो रहे थे। वो स्टैंडर्ड वेट और मेजर अपनाता है, यानी माप तौल। हर अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ माप तौल की अलग प्रणालियाँ लागू थी। वह सभी जो लोकल प्रणालियाँ थी उसको समाप्त करते एक कॉमन नेशनल मेजर तैयार करता है और एक ही माप तौल पूरे फ्रांस में लागू करता है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र को जीतता है वहाँ भी वह एक ही तरह के करेंसी को लागू करता है और जो मापतौल लागू करता है। एक करेंसी होने से सबसे ज़्यादा फायदा बिजनेसमैन के लोगों को होता है। उनको सामान को एक्सचेंज करने में अब सहूलियतें होती है। ऐसे हर जगह जाने के बाद जो करेंसी थे बदल जाते थे और बदलने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती थी। तो ये जो सारी बातें होती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश होते हैं। जाहिर तौर पर नेपोलियन वही सारे कदम उठा रहा था जो रिवॉल्यूशनरी चाहते थे। तो अगर कोई आपके मन का ही बात कर रहा है तो आप उससे नाराज क्यों होंगे? लेकिन ऐसा नहीं था कि हर चीज के दो पक्ष होते हैं। नेपोलियन ने जहां जनता के लिए एक तरह से रिवॉल्यूशनरी आइडियाज लागू किए थे 1804 के सिविल कोड को लागू करके, वहीं पर उसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे। इसीलिए जो लोगों की विचार थे उनके संबंध में वो मिक्स्ड थे। However, in the areas conquered, the restrictions of the local populations to the French were mixed. लोगों की प्रतिक्रियाएं उनके लिए मिली जुली थी। In many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities in like Brussels, Minsk, Milan and Warsaw, the French armies are welcomed as harbingers of liberty. जहाँ जहाँ वो जा रहा था, चाहे हॉलैंड, ब्रुसेल्स, स्विट्जरलैंड, मिलान, मिंज, वॉर्सो, वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के सेना का स्वागत किया जा रहा था। उसे हार्विंगर्स ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के अग्रदूत। हार्विंगर्स का मतलब होता है अग्रदूत। अग्रदूत का मतलब आगे आगे चलने वाला। तो लिबर्टी को लाने वाला अग्रदूत उनको मानते जा रहे थे। बट द इनिशियली enthusiasm soon mixed to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in with the political freedoms. एक तरफ इतनी सारी अच्छी बातें हो रही थी, नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से लोग उसके सेना का स्वागत भी कर रहे थे, लेकिन जैसा हमने कहा कि इसके दूसरे पक्ष भी थे। लोगों की प्रतिक्रिया
ये थी। अब लोग उससे परेशान भी होने लगे थे, क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट्स बनाया गया था, इसमें राजनीतिक अधिकार लोगों के छीन लिए गए थे। जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसको छीन लिए गए थे, और टैक्स को बढ़ा दिया गया था। देखिए, टैक्स बढ़ने से लोगों के जीवन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसी तरह से प्रेस की आज़ादी को छीन ली गई थी, और जो प्रेस सबसे बड़ी जो नाराजगी की वजह थी नेपोलियन बोनापार्ट के प्रति, वह थी फर्स्ट conscriptions into the French army required to conquer the rest of the Europe। वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, इसलिए फ्रेंच आर्मी में वो जबरदस्ती वहाँ के लोगों को भर्ती करना चाहता था, करवा रहा था। इससे लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। All seemed to be outweigh the advantage of the administrative changes। अब राजनीतिक अधिकार छीन रहे हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, और जबरन आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। इससे जो शुरू में एडवांटेज मिल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करने से, जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे, वह बहुत जल्दी वो हवा में मिल जाता है, तो उससे दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र है, ये देखिए कि किस तरह से जब विभिन्न राज्यों में जा रहे थे तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी। ये पेंटिंग बनाया गया है, द पेंटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी इन ज़ुवेरब्रुकेन जर्मनी। ज़ुवेरब्रुकेन जर्मनी में वहाँ के एक आर्टिस्ट के द्वारा ये बनाया गया है पेंटिंग। द सब्जेक्ट इज ऑफ कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कारी कैस्पर फिश is the occupation of the towns of ज़ेविब्रुकेन by the French army। जो वहाँ के फ्रेंच आर्मी के द्वारा उनके ऑक्यूपेशन को किस तरह से छीना जा रहा था, जर्मन लोगों के ऑक्यूपेशन को, उसको इसमें दर्शाया गया है। ये जो दिख रहे हैं ब्लू यूनिफॉर्म्स में हैं, रेड यूनिफॉर्म्स में हैं, तो ये सब जो है वाइट यूनिफॉर्म्स में हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंच आर्मीज के सेना के लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ के फ्रांस के जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो आर्मी है वो किस तरह से वहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन को छीन रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों के जो काट हैं उसको छीन रहे हैं, किस तरह से महिलाओं को सताया जा रहा है। मैं अपने अधिकार और इक्वलिटी को लो, और ये जो ह्यूमैनिटी के नए मॉडल है उसको देखो। ये देखो, एक तरह से ये आज़ादी का ये पेड़ लगा रहा है और दूसरी तरफ से अत्याचार कर रहा है। यहाँ देखिए महिलाओं को किस तरह से आगे सेना पीट रही है। तो एक तरफ तो आज़ादी देने की वो बात कर रहा है और दूसरी तरफ अत्याचार कर रही है इसकी सेना। ये ह्यूमैनिटी के कौन सा मॉडल है, इस पर व्यंग किया गया है। एक और चित्र है, यहाँ देखिए एक व्यक्ति अपने बैग में कुछ चिट्ठियाँ लेकर के जा रहा है। दरअसल ये नेपोलियन बोनापार्ट को ही इंगित करके बनाया गया। द कुरियर ऑफ द राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेपिसबर्ग। तो जो लेपिसबर्ग राइनलैंड में हारने के बाद जब रिटर्न हो रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, तो एक एक करके उनके वह जीते हुए क्षेत्र उसके हाथ से निकलते हुए जा रहे थे। यहाँ जो लेटर है इस पर कुछ लिखा हुआ है, उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, यानी एक एक करके वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है। नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू द फ्रांस आफ्टर द लॉस ऑफ द बैटल ऑफ लेपिज इन 1813। 1813 ईस्वी में लेपिज के युद्ध हारने के बाद जब फ्रांस की ओर लौट रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, उसको इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। Each letter dropping out of this bag wears the names of the territories he lost। यहाँ जो जो क्षेत्र को नेपोलियन बोनापार्ट हारता जा रहा है वह चिट्ठी के रूप में उसके बैग से गिरते हुए दिखाए गए। एक सिंबॉलिक चीज है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बातें जो समझ में ना आया हो या किसी भी तरह की बातें हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।